किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर हमें 31 मार्च उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना होता है। अब उसके लिए हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी इस डेट से पहले कर लेते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में मैं आज चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करें जिससे कि गलतियां ना हो। सिस्टमेटिकली मैं एक एक पॉइंट से, एक एक एग्जाम्पल से 7-8 एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसकी हेल्प से पूरी तरह से कैलकुलेशन को सीखेंगे कि किस तरीके से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। उससे पहले 3 मेन पॉइंट्स हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन में आपके जो टैक्स सेविंग करते हैं या बेसिकली टैक्स को कम करते हैं, टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं, वो 3 पॉइंट्स हैं, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस और रिबेट। एग्जम्पशंस जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्स से, जिसके ऊपर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। दूसरा होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस ये कुछ एक अलाउंस होते हैं या कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने इनकम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है कि इन चीज़ों के ऊपर आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो डिडक्शंस में आते हैं। तीसरा आता है रिबेट। रिबेट यानी कि छूट दी जाती है इनकम टैक्स में। जो आपका इनकम टैक्स बनता है उसमें से कुछ पार्ट के ऊपर आपको छूट दे दी जाती है, जिसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ये 3 बेसिक से पॉइंट हैं जो आपके फाइनल कैलकुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इन 3 के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है जहां पे मैंने इन तीनों पॉइंट्स को कम्प्लीटली अलग अलग से एक्सप्लेन किया है और कौन से फैक्टर किस पॉइंट्स के अंदर आते हैं वो सारा मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में भी जब हम एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन के, तो जहाँ पे भी तीनों पॉइंट्स जो भी रेलेवेंट होगा मैं वहाँ पे डिस्कस भी डिटेल्स के अंदर करूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब इनकम के 5 मेन पार्ट्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, सैलरीज से जो भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने अपने मकान को रेंट पे दे रखा है किसी दूसरे बंदे को, तो उससे आपको जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। बिजनेस या प्रोफेशन अगर आपका कोई है तो उससे जो भी इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। उसके अलावा कैपिटल गेन, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं और उससे आपको जो लाभ होता है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगी। और इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास इनकम का सोर्स है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। तो यहाँ से जो ये इनकम होगी इसको हम कहेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ से अपने पास टोटल इनकम आ जाती है। अब इसके बाद एक फैक्टर आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, उससे पहले एक बार हम पुराने उसी पॉइंट के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमने एग्जम्पशन, डिडक्शंस और रिबेट के बारे में देखा था। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें डिडक्शंस की और एग्जम्पशंस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शंस हम जनरली 2 टाइप से कर सकते हैं। एक कुछ रूल्स हैं या कुछ अलाउंस हैं जिसको आप डायरेक्ट सैलरी से अपनी डिडक्ट कर सकते हैं, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाएगी। इनकम से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। फॉर एग्जांपल HRA या HBA, उसका जो इंटरेस्ट है उसको आप डायरेक्ट अपनी सैलरी की जो इनकम होती है या सैलरी इनकम या आपकी जो इनकम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ATC के अंदर आप सेविंग्स करते हैं, वो भी डिडक्शंस के अंदर आती है, उसको हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जो लेस डिडक्शंस हैं, जो भी डिडक्शंस होंगी उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपकी इनकम आएगी वो इनकम बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपकी XXX थी और इसमें से कुछ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे आएगी वो आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि इन डिडक्शंस के बाद। अब आती है लेस डिडक्शंस। लेस डिडक्शंस क्या है, अंडर ATC जिसके अंदर अभी 1,50,000 रुपए की छूट गवर्नमेंट ने दे रखी है। उसके अलावा अगर आपके पास NPS अकाउंट है तो इसका 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट आपको NPS के ऊपर भी मिल जाती है, यानी विद NPS इसके अंदर जो छूट मिलेगी वो 2 लाख रुपए तक की होगी। ये ध्यान रखें, ये विद NPS है। अगर आपके पास NPS अकाउंट नहीं है तो जो डिडक्शंस का जो टोटल अमाउंट रहेगा वो सिर्फ 1,50,000 रुपए ही रहेगा फाइनेंशियल ईयर
19-20 के लिए। तो ये दो टाइप की लेस डिडक्शंस हैं जो हम डिडक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेशन से पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या यूं कहें असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो स्लैब रेट हैं वो इस प्रकार से हैं। अप टू 2.5 लाख हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है, उसके ऊपर उसको एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्स से। तो ये एग्जेम्पशन है, ये ध्यान रखिए, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 2.5 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम होगी उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स निल होगा। उसके बाद 5 लाख रुपए तक जो टैक्स रेट रहेगा वो 5% रहेगा। 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख रुपए तक 20% का टैक्स पे करना है, और 10 लाख 1 से लेकर उससे ऊपर 10 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम टाइप का स्लैब रेट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2018-19 के अंदर भी था। तो अब इसके अंदर चेंज क्या है? जो चेंज है वो है रिबेट का। रिबेट यानी कि जो टैक्स में छूट है वो जो 2018-19 के अंदर जो रिबेट थी वो सिर्फ 2,500 रुपए की थी। यह है 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसके अंदर जो रिबेट है उसका अमाउंट बढ़ा के 12,500 रुपए कर दिया है। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई कि जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। ये ध्यान रखें, टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक नया फैक्टर और आ गया हमारे सामने, वो आ गया टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम क्या होगी? तो टैक्सेबल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी आई थी उसमें से हम लेस डिडक्शंस जो भी होंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो आ जाती है हमारी टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी डिडक्शंस होगी उसको अगर हम लेस कर देंगे तो वो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। अब इसको एग्जाम्पल से, जो अभी तक हमने देखा, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो मान लिया 4 लाख रुपए है। उसके अलावा इस पर्सन की किसी प्रकार की और कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ पे जो टोटल इनकम होगी वो भी 4 लाख रुपए ही होगी। अब किसी प्रकार की डिडक्शंस नहीं है, लेस डिडक्शंस नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम भी 4 लाख रुपए हो जाएगी। अब डिडक्शंस यहाँ पे वो सेविंग करता है, अपनी सेविंग कंप्लीट कर लेता है 1,50,000 रुपए की। अब यहाँ पे जो नेट टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम 4 लाख में से जो डिडक्शंस होंगी वो घटा देंगे, तो यहाँ पे बच जाती है 2,50,000 रुपए। तो टैक्सेबल इनकम इस पर्सन की 2,50,000 रुपए होगी। अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, टैक्सेबल इनकम 2,50,000 रुपए होगी और 2,50,000 रुपए तक उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स बना, यहाँ पे जो टैक्स बना वो टैक्स हो गया इसका निल। तो किसी प्रकार का कोई टैक्स पे इनको नहीं करना है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है वो हम ले लेते हैं 5 लाख रुपए। उसी तरह से यहाँ पे भी किसी प्रकार की और कोई इनकम नहीं है, तो जो नेट रहेगी इनकम वो हो गई, यहाँ पे जो टोटल इनकम होगी वो 5 लाख रुपए होगी। यहाँ पे किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं है, HRA वगैरह कोई डिडक्ट नहीं हो रहा, तो सेम जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी वो भी 5 लाख रुपए ही हो जाएगी। ये आदमी अपनी 1,50,000 रुपए की सेविंग कंप्लीट कर लेता है। सेविंग कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पे जो इनकम होगी, जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 3,50,000 रुपए की। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे अप टू 2.5 लाख रुपए उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। बाकी बचा 3,50,000 रुपए से ऊपर जो 2.5 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बच जाता है 1 लाख रुपए।
1 लाख रुपए के ऊपर उसको 5% के रेट से टैक्स पे करना है। तो नेक्स्ट 1 लाख रुपए के ऊपर जो 5% के अकॉर्डिंग होगा तो वो टैक्स बन जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपए। अब क्योंकि 5,000 टैक्स, इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, ध्यान रखिए टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो इसके लिए रिबेट 12,500 की थी। क्योंकि इसका टैक्स 5,000 रुपये ही बनता है, तो इस वजह से रिबेट की वजह से इसको रिबेट मिलेगी टैक्स में, रिबेट की वजह से इनको भी किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार जो इनकम है वो मान लेते हैं हम 6 लाख रुपए है। उसी टाइप से यहाँ पे कोई भी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जो टोटल इनकम होगी वो भी 6 लाख रुपए ही होगी। यहाँ पे लेस डिडक्शंस कोई नहीं है, एचआरए वगैरह सब्ट्रैक्ट नहीं करता, तो जो ग्रोस टोटल इनकम होगी वो भी 6 लाख रुपए ही हो जाएगी। अब यहाँ पे वो अपनी कंप्लीट कर लेता है 1.5 लाख रुपए की, अपनी जो सेविंग है वो 1.5 लाख रुपए की वो कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम जो आएगी, टैक्सेबल इनकम जिसको कहेंगे, वो 6 लाख माइनस 1.5 लाख रुपए यहाँ से हो गए, तो वो हो गई 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख। अब उसको टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी तरीके से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे 5 लाख रुपए तक, यानी कि 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनेगा, जो अमाउंट यहाँ से बचा है, तो 2.5 लाख रुपए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के ऊपर 5% के अकॉर्डिंग जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपए। अब ये ध्यान रखिए 10,000 रुपए उसको टैक्स पे करना है, परंतु क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से जो टैक्सेबल इनकम है वो 4.5 लाख रुपए है, जो कि 5 लाख से कम है, तो उसको जो रिबेट मिलेगी वो रिबेट 12,500 रुपए की होगी। और 12,500 रुपए की क्योंकि रिबेट मिलनी थी और टैक्स था 10,000 रुपए ही, तो इस वजह से इसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे ये टैक्स भी निल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब की बार जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो नेट इनकम होगी, जो टोटल इनकम हो गई है वो 7 लाख रुपए हो गई। यहाँ पे कोई लेस डिडक्शंस नहीं है, कोई एचआरए वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे फिर से 7 लाख जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, वो अपनी 1.5 लाख रुपए की सेविंग कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे जो टोटल इनकम आ जाएगी, जो टैक्सेबल इनकम आएगी, अब की बार जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5.5 लाख, यानी कि 5.5 लाख रुपए। अब इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए यहाँ पे पहले 2.5 लाख रुपए तक के लिए उसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए बने उसके ऊपर 5% के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा वो आपका हो जाएगा 5%, तो यहाँ पे 12,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए थे, 5 लाख तक का कंप्लीट हो चुका है, 5 लाख से 50,000 रुपए और ऊपर हैं, तो 50,000 रुपए और के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 20% के रेट से लगेगा और वो टैक्स हो जाएगा 10,000 रुपए। यहाँ तक का जो टोटल टैक्स बनता है, टोटल टैक्स बन गया 22,500 रुपए, यानी कि टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पे 22,500 रुपए रहेगी। अब इनको रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब अगर यहाँ से देखें तो इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5.5 लाख रुपए है और रिबेट जो मिलती है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की है, इस वजह से इनको रिबेट टैक्स में नहीं मिलेगी। तो इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 22,500 रुपए। ये इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा सेस, सेस लगेगा जो 4% के रेट से लगेगा, तो इसके ऊपर 4% सेस और कैलकुलेट होगा और वो सेस जुड़ के इसके अंदर वो जो टैक्स है वो इनको पे करना पड़ेगा। तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो रिबेट का है वो। अब इसी के साथ एक एग्जांपल इसी टाइप का और लेते हैं। अब मान लिया जाए इनके पास 7 लाख रुपए की, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम,
उनके पास 7 लाख रुपए की इनकम सेम है मान लिया। अब यहाँ पे देखिए उसके पास सिर्फ जो चेंज करते हैं हम करते हैं कि उनको जो अपना डिडक्शंस थी, लेस डिडक्शंस थी, एचआरए जो पे करना था, उन्होंने मान लिया 50,000 रुपए का एचआरए पे कर दिया। एचआरए 50,000 रुपए का पे करते ही ग्रोस जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम वो 6.5 लाख हो गई। 6.5 लाख होने की वजह से 1.5 लाख रुपए की वो अपनी इनकम कंप्लीट जो सेविंग्स है वो कंप्लीट कर लेता है। सेविंग कंप्लीट करने की वजह से जो इनकम हो गई वो हो गई 5 लाख रुपए। अब इनको टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसी तरीके से जीरो, यहाँ पे 12,500 रुपए, और जो नेक्स्ट पार्ट बना वो इनका कोई नहीं है नेक्स्ट पार्ट, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इनको टैक्स में रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहां पे आंसर है इनको टैक्स में रिबेट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो सिर्फ 5 लाख रुपए है, और 5 लाख रुपए होने की वजह से इनको जो रिबेट मिलनी है वो 12,500 रुपए की मिलनी है। तो 12,500 रुपए ही इनका टैक्स बनता है, तो इसलिए इनको रिबेट मिल जाएगी और इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ये फर्क रहा सिर्फ और सिर्फ इस लेस डिडक्शंस की वजह से जो इन्होंने एचआरए के अंदर पे कर दिया। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल हमने विदाउट एनपीएस लिए थे। अब एक एग्जाम्पल एनपीएस के साथ लेते हैं। मान लिया जाए जो कोई भी एम्प्लॉय है उसकी इनकम है 7,50,000 रुपए, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, और वो किसी प्रकार का कोई 7.5 लाख यहाँ पे हो गया टोटल इनकम, किसी प्रकार का कोई एचआरए पे नहीं करता है, तो ये निल हो जाएगा। जो ग्रोस टोटल इनकम आएगी वो 7.5 लाख ही आ जाएगी। अब उसके पास जो डिडक्शंस हैं, अब ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे मैं एनपीएस का केस ले रहा हूँ। एनपीएस के केस में क्योंकि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा सेव कर लेता है और वो अपने 2 लाख की सेविंग कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे जो लेस डिडक्शंस हो जाएगा वो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख के कारण यहाँ पे जो इसका जो सेविंग होगी, सेविंग होने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो टैक्सेबल इनकम हो गई यहाँ पे 5.5 लाख। 5.5 लाख होने की वजह से जैसे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल था उसी प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इनको 22,500 रुपये टैक्स प्लस 4% सेस जो टोटल बनेगा वो टैक्स इनको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ उसी टाइप से। मान लिया वो 50,000 रुपये का यहाँ पे भी पे करते हैं, आपका जो एचआरए है या कोई इंटरेस्ट एचबीए के ऊपर है वो पे करने के बाद ये एग्जाम्पल एज इट इज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा और उनको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है यहाँ पे वो ये जो मिसकंसेप्शन है टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, वो मिसकंसेप्शन को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है कि हम जो रिबेट निकालते हैं, रिबेट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिबेट को कैसे कैलकुलेट करें, तो ये ध्यान रखें जैसे यहाँ पे टोटल टैक्स बनता है, जो भी आपका टोटल टैक्स बनता है, रिबेट जो है वो उसी में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगी। और रिबेट अगर कोई मिलती है, टोटल टैक्स के बाद रिबेट मिलती है, वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है सेस, जो कि 4% है। तो ये ध्यान रखिए, रिबेट के बाद जो टैक्स बनता है उसके ऊपर सेस कैलकुलेट होगा, और वो जो रिबेट के बाद जो टैक्स बनता है उसके अंदर जुड़ेगा, और इस तरीके से जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपको डिपार्टमेंट के अंदर पे करना है। ये ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं। रिबेट जो टैक्स में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर सेस लगेगा। रिबेट से पहले वाला जो टैक्स है उसके ऊपर सेस नहीं कैलकुलेट करना है। रिबेट लेने के बाद जो टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे अपना इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स आपका बनता है वो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता था इस वजह से मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पे स्किप किया है। वो पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हम टैक्स के अंदर सेविंग्स करें
कहाँ पे हम यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो आ रहा है वो 2 लाख रुपए तक ही आ रहा है। क्या 2 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, वो 2 लाख से ज़्यादा हो सकता है। क्या विदाउट एनपीएस वो 1.5 लाख ही रहेगा या 1.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ, वो 1.5 लाख से ज़्यादा भी है। कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे टैक्स सेविंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर नीचे लिखिएगा, कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। अगर इसके अलावा भी किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आपको इसके अंदर आती है टैक्स कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। ये जो सारा मेथड है इसको हम अगर चाहें तो एक्सेल सीट के ऊपर भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 1-2 क्लिक्स के अंदर ही अपना टैक्स कैलकुलेट हो सकता है। अगर आपको वो मेथड चाहिए कि किस तरीके से टैक्स के लिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सीट बनाई जाए, तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा। मैं जल्द ही उसको फिर अपलोड करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दें। उससे जब भी वीडियो अपलोड होगा उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपके तक वीडियो की जो नोटिफिकेशंस आएंगी वो पहुंच जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए जो भी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि वो भी आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।